जी, अस्सलाम वालेकुम। आज जी हम पढ़ेंगे कि आपका रिसर्च टॉपिक कैसे चूज करना है आप लोगों ने। तो कौन कौन से वेबसाइट्स हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, कौन कौन से टूल्स हैं। आपको पहले थोड़ा सा 5 मिनट में पहले लेक्चर दूंगा, फिर आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा। ठीक है। अच्छा, अब जिनोम क्या होता है, यहाँ पर जो टॉपिक लिखा हुआ है, बच्चों नजर आ रहा है सबको? टॉपिक क्या लिखा हुआ है कि जिनोम वाइड एनालिसिस। जिनोम वाइड का मतलब क्या होता है? पूरे जिनोम के को हमने स्क्रीन करना। पूरे जिनोम को स्क्रीन करना। स्क्रीन का मतलब, स्क्रीन किसे कहते हैं? एक एक बंदे को चेक करना कि इसमें से फर्क है पूरे। आप अगर आप जीन्स हैं, इनको चेक करना कि इनमें से कोई टेररिस्ट तो नहीं है। तो क्या करेंगे, हम एक एक को स्कैनर लगा के देखेंगे, जिसके अंदर वो जो होगा पिस्टल होगा, वी कैन से दैट इट कैन बी अ टेररिस्ट। आज या डैमेज करेगा इस सारी हमारी इन्वायरमेंट को। इसे कहते हैं स्कैन करना। इसे क्या कहते हैं? पूरे जिनोम को हमने चेक करना कि अ, अब कैसे चेक करना है, पहला क्वेश्चन। हमारे टारगेट क्या है? अब जिनोम किसे कहते हैं? टोटल डीएनए सीक्वेंस जो है किसी भी। अब हमने ये चेक करना है कि उस पूरे जिनोम के अंदर हम एक जीन फैमिली ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? जीन फैमिली। अब फैमिली क्या होती है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है जिनका कोई खास रिलेशनशिप हो, उसे हम क्या कहते हैं? दे माइट हैव शेयर द सेम करेक्टर्स, उसे हम फैमिली कहेंगे। अब जीन फैमिली क्या होती है? वो ग्रुप ऑफ जीन्स दैट माइट बी सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बट देयर इज माइनर वेरिएशन इन दैट विद भी। ऐसा कह सकते हैं ना। फर्ज किया आप जी आ रहे हैं, आपका नाम? ईशा। ईशा, आप क्या है? हैं? इंसान है। बरादरी कौन से हम? कास्ट क्या है? ओह माय गॉड। आ रही चुदरानी है जी। अच्छा, चौधरी हुद्दीन चुदरानी शहजादिया। ओके। आपका पूरा नाम क्या है? मार्कर देना। अच्छा, फर्ज किया इसका नाम है मियां इशा जावेद। क्या है? मियां इशा जावेद। एक इनकी कजन है, उसका नाम है मियां अब्दुल राफे। तीसरा, इसके एक और कजन है, उसका नाम है मियां गफूर अहमद। ठीक है। चौथी है मियां आयशा इंसान। तो इन तीनों के अंदर एक चीज कॉमन है, क्या है? मियां। हम कहेंगे ये मियां के खिलाफ बदतमीजी की थी तो मैं मार देने सारे। मैं आप मियां वा। ओके। अच्छा, अब इन सब के अंदर एक चीज कॉमन है, वो क्या है? मियां। ठीक है। अब मियां क्या है कि ये एक फैमिली है। ये किसको कहेंगे? हसन खान है तू? क्या है? जट। हसन। कौन से जट हैं? है? विर्क। हसन अगे मुर्तजा विर्क। इसी तरह आपके कई बंदों के अंदर विर्क होगा, उसे हम कहेंगे विर्क फैमिली। उसे क्या कहेंगे? विर्क फैमिली। इस तरह जीन्स की भी फैमिली होती है। जीन्स भी जट, अराई, विर्क, शेख, ये सारा कुछ ही होते हैं। अच्छा, लेकिन हम कैसे पता चलेगा कि ये एक फैमिली है? क्वेश्चन बच्चे समझ आ गई? क्वेश्चन क्या है? हमें कैसे पता चलेगा ये एक फैमिली है?
उसके लिए मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था कि डीएनए से बनता है मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए से बनती है प्रोटीन। आपको पता है जब प्रोटीन बनती है राइबोसोम में। राइबोसोम में बनने के बाद वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू गोल्जी बॉडीज में चली जाती है। कहां चली जाती है? गोल्जी बॉडी में। उस प्रोटीन से ना की ग्लाइकोसाइलेशन होती है, ग्लूकोज उसके साथ ऐड होता है, उसकी डोमेन्स बनती है, उसके अंदर डिफरेंट मॉडिफिकेशंस होती है। ठीक है? जो ये फर्ज कीजिए अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड कितनी तरह के होते हैं? 20। अमाइनो एसिड की कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं एसिडिक, कुछ होते हैं बेसिक, कुछ होते हैं न्यूट्रल, कुछ होते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, कुछ होते हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और कुछ होते हैं जो हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफिलिक क्या होता है? वाटर से प्यार करने वाले। एक होते हैं हाइड्रोफोबिक, बल्कि अगर हम इधर पानी फेंक दें तो आप में से कुछ ऐसे बंदे होंगे जो पानी से प्यार करेंगे, कुछ होंगे अच्छा बढ़ गई तो पानी फेंक दे तो वो तमाम बंदे जो पानी के अच्छा नहीं लगता वो दूर हो जाएंगे। जो पानी से प्यार करने वाले होंगे वो उसके पास आ जाएंगे। ऐसे ही है। इसी तरह ये जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर बनती है शुरू में, बच्चे इसमें शुरू में, इसे आपने पढ़ा होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उसके बाद कौन सी बनती है? फिर टर्शरी, क्वार्टरली। इट मीन यू गाइस आर ग्रेट। ये चारों चीजें आपको पता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है, टर्शरी स्ट्रक्चर होती है, क्वार्टरली स्ट्रक्चर होती है। अब जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है उसमें सिंपल अमाइनो एसिड की चेन होती है, ठीक है। लेकिन जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है ना, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर जो कुछ अमाइनो एसिड है ना, फर्ज किया एक अमाइनो एसिड है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ वाला जो अमाइनो एसिड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो बिल्कुल इसके पास आ जाए। और अगला अमाइनो एसिड पॉजिटिव हो, अगर और ये नेगेटिव है, अगला भी नेगेटिव हो, तो ये और स्ट्रक्चर थोड़ी सी समझ आ रही है आपको? अच्छा, इस तरह 5 6 मैक्सिमम 8 से 10 अमाइनो एसिड मिलकर ना एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो स्ट्रक्चर बीटा की शक्ल की भी हो सकती है, इस तरह की भी हो सकती है, वो इस तरह की भी हो सकती है, और वो अल्फा भी हो सकती है। इस तरह की 8 10 अमाइनो एसिड मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उस स्ट्रक्चर को कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। उसे क्या कहते हैं? और इसको हम कहते हैं मोटिफ। क्या कहते हैं? जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या कहते हैं? मोटिफ। क्लियर? अच्छा, और कई मोटिफ मिलकर फिर टर्शरी स्ट्रक्चर बना देते हैं, और उस टर्शरी स्ट्रक्चर को कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं? और कई डोमेन मिलकर क्वार्टरली स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उस क्वार्टरली स्ट्रक्चर को कहते हैं प्रोटीन। प्रोटीन मेड अप ऑफ डोमेन, डोमेन मेड अप ऑफ मोटिफ, मोटिफ मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है? प्रोटीन मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। ऐसा ही है। अब बच्चों यहां से क्वेश्चन ये रेस होता है कि इन चारों में से मिनिमम कौन सा यूनिट है जिसको हम कहेंगे ये फंक्शनल यूनिट है। अब पहला क्वेश्चन ये है कि फंक्शनल यूनिट कहते किसे हैं? अगर हम इस पूरे डिपार्टमेंट को कहें कि ये जो रूम है ये एक फंक्शनल रूम है, क्यों? यहां पर हम एक क्लास ले रहे हैं,
जो हमारा फंक्शन है इस डिपार्टमेंट का कि टीचिंग करनी, यहां पूरा वो काम हो रहा है, इसको हम फंक्शनल यूनिट कहेंगे। यस, बिकॉज द ड्यूटीज जो है हमारी वो हो रही है जहां पर। लेकिन अगर ये रूम अभी छत ना होती, तीन चार चीजें इसकी ना होती, एक दो चीजें होती, तो ये फंक्शनल यूनिट नहीं होना था। अच्छा, अब ये जो रूम है किस चीज का बना हुआ है? इस रूम के अंदर ये छत इसका एक बॉटम है, ये पंखे इसके बॉटम है, ये चेयर इसकी। अच्छा, या हम अगर हम कहें यहां पर जितना भी फर्नीचर है यहां पर इस पूरे रूम के अंदर, इसको हम कहें प्रोटीन। क्या कहें? फर्नीचर को कहें। इसकी एक डोमेन कौन सी है? ये बेंच है, ये चेयर डोमेन है। क्या है? अब ये डोमेन किसकी बनी हुई है? इस मोटिव की, इस मोटिव की, ये मोटिव है, 8-10 मोटिव मिलकर ये डोमेन बना रहे हैं। अगर ये डोमेन की वहां पे ये एक फंक्शनल यूनिट है, क्यों? वी कैन पुट इट ऑन इट, एक फंक्शन हमारा परफॉर्म हो रहा है। आप यहाँ बैठ के कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, इट मींस ये फंक्शनल यूनिट है। ये क्या है? वो तीनों, किसी भी चीज का यूनिट जिससे कोई फंक्शन अदा हो सके उसे हम कहेंगे फंक्शनल यूनिट। ये जो अकेला डंडा है इससे अभी कोई खास काम नहीं ले सकते हम, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ये इसको कहते हैं मोटिव। अच्छा, इसीलिए किसी भी जीन का जो नाम है ना, जीन से प्रोटीन बनती है ना, ये जीन से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बनी, और उस प्रोटीन को का नाम जो हम देते हैं ना, उस प्रोटीन का नाम या उस जीन का नाम, दे बेस्ड ऑन दिस डोमेन, बेस्ड ऑन दिस, जो भी डोमेन का नाम होता है नॉर्मली हम उस जीन का नाम भी वही रख देते हैं, और जीन फैमिली वही होती है, वो जीन फैमिली को भी नाम उसी बेस के ऊपर होता है। जिस तरह मैंने कहा था कि ये इन सब के अंदर एक चीज कॉमन है, वो है मियां फैमिली। इस तरह वो तमाम प्रोटीन जिसके अंदर एक डोमेन कॉमन हो तो उसको हम कहेंगे वो जीन फैमिली। नहीं लगी समझ? फर्ज किया और आपकी जो ये प्रोटीन है प्लाज्मोडियम के अंदर, उसमें ये हमारे पास एक डोमेन है। फर्ज किया हमारे पास एक डोमेन है जिसका नाम है डॉग डोमेन। क्या है? उस डोमेन का नाम क्या है? उसके साथ एक और डोमेन है जिसे हम कहते हैं एनएलसी। एक और डोमेन है जिसे हम कहते हैं एबीसी, जो भी है। ठीक है, एक जीन है उसके अंदर तीन डोमेन है। कितनी है? अच्छा, दूसरा जो जीन है उसके अंदर यहां पर ए डोमेन नहीं है, जहां पर कोई सी डोमेन है, लेकिन उसके साथ डॉफ है, और तीसरी डी डोमेन है, और फिर एन एन एनएलएस है। ठीक है? या चौथा जो तीसरा जीन है ना, जो हमारा तीसरी प्रोटीन, उसके अंदर यहां पर बी डोमेन है, डॉप है, और यहां पर सी डोमेन है। तीनों के अंदर कौन सी चीज कॉमन है? डॉफ। हम इसको कहेंगे डॉफ जीन फैमिली। ये तीन डिफरेंट जीन्स हैं, लेकिन इन तीनों जीन्स के अंदर एक डोमेन कॉमन है, और उस डोमेन का नाम क्या है? डॉफ डोमेन। उसे क्या कहते हैं? तो इसलिए हम इसको कहेंगे डॉफ जीन फैमिली। इसको कहते हैं डॉफ जीन फैमिली। अच्छा, अब देर इज अ पॉसिबिलिटी, इनकी स्ट्रक्चर काफी हद तक सिमिलर हो हम कह सकते हैं, लेकिन फंक्शन भी सिमिलर है ये नहीं हमें पता। लेकिन हम स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर कह सकते हैं एक जीन फैमिली।
अगर हम कहते हैं कि एक जीन है, फर्ज किया ह्यूमन बॉडी के अंदर 30,000 जीन है, फर्ज किया कोई ए बी सी डी कोई भी डोमेन है, एक्टेड डोमेन है, एक्टेड डोमेन कितने जीन्स के अंदर है? और क्या 50 जीन, जो 30,000 में से 50 जीन ऐसे हैं जिनके अंदर एक्टेड डोमेन है, तो हम उसको उसका नाम एक्टेड जीन रख देंगे, उसका नाम क्या रख देंगे? लेकिन अब फर्ज किया ये डॉग की बजाय ये एक्टर है, फर्ज किया। अच्छा, इसका नाम फिर पता क्या रखेंगे? पहले वाले जीन का इसका नाम रखेंगे होमो सेपियंस एक्टेड, ये एक्ट वन, ये एक्टेड वन। दूसरे जीन का नाम रखेंगे होमो सेपियंस एक्ट टू। तीसरे का नाम रखेंगे होमो सेपियंस एक्ट थ्री। यू गॉट माई पॉइंट? अगर 50 जीन्स हैं तो उनका नाम ऐसे ही हम 50 के 50 जीन का नाम हम ऐसे ही रख देंगे। अच्छा, जीन का नाम ना दो तरीकों से रखा जाता है। एक तो है प्रेजेंस ऑफ अ डोमेन, प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, उसे हम कहते हैं डोमेन का नाम। अच्छा, एक है, फर्ज किया आप एक फैक्ट्री में काम करते हैं, फैक्ट्री के अंदर कोई ड्रग्स बनती है, फार्मास्यूटिकल को ड्रग्स बनती है। आपका काम है कि दो डिफरेंट केमिकल का आपस में रिएक्शन करा के ना, या उसकी फाइनल पैकेजिंग करनी, फाइनल जो पैकिंग करनी है ना ड्रग की, उसको आप नहीं आते तो क्या होगा? नहीं होगी। इट मीन्स जब आप होते हो तो पैकिंग अच्छी होती है, लेकिन जब आप नहीं होते तो फाइनल पैकिंग नहीं होती। अब आपका नाम पता क्या रखेंगे? फाइनल पैकिंग ना करने वाला जीन। नहीं लगी समझ? जब आप एब्सेंस होंगे, जो उस फैक्ट्री के अंदर फिनोटाइप आएगी, उस फिनोटाइप की बेस के ऊपर आपका नाम रखेंगे। फर्ज किया जिया ना पोची अच्छा लगाती है, घर के अंदर इतनी अच्छी पोची लाती है कि घर साफ हो जाता, लेकिन जिस दिन ये नहीं होती तो गंदगी हो जाती है। अब इसका नाम रखेंगे गंदगी जीन, गंदा जीन। मेरी बात ही समझ आई? जो जीन की एब्सेंस में जो फिनोटाइप आती है, जी हाँ समझ आ गई? अ, अगर एक पौधा है, फर्ज किया एक पौधा है जिसकी वजह से जो पेटल का या लीफ का कलर ग्रीन होता है, एक जीन है, अगर वो जीन एक्टिव होगा, काम करेगा, तो कलर क्या होगा? ग्रीन। फिर आपने देखा कि वो जीन म्यूटेट हो गया, म्यूटेट का मतलब चेंज हो गया, उसके अंदर वो जीन अब एक्सप्रेस नहीं हो रहा, उसे एमआरएनए नहीं बन रहा, उसे प्रोटीन नहीं बन रही, या अगर एमआरएनए और प्रोटीन बन रही है तो कोई डिफेक्टिव प्रोटीन बन रही है, जिसको हम रिसेसिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एक डोमिनेंट और रिसेसिव, आपने सुना होगा। अब उससे ग्रीन का, पौधे का कलर ही ग्रीन नहीं होता। अब हम उसको कहेंगे, हालांकि वो पौधे के अंदर कलर ग्रीन पैदा करता है, अब उसका नाम हम रखेंगे क्लोरोसिस जीन। क्लोरोसिस का मतलब ग्रीन कलर ना पैदा करने वाला जीन। हालांकि किसी भी जीन का नाम दो तरीके से रखते हैं, एक उसकी डोमेन की बेस के ऊपर, और दूसरा उसकी फिनोटाइप, उसकी एब्सेंस में इसे कहते हैं लॉस ऑफ फंक्शन। क्या कहते हैं? पर क्या एक निमाटोड है, जब वो नॉर्मली वो ऐसे मूव करता है, आपको पता होगा निमाटोड सी एलिगेंस को कहते हैं। निमाटोड होते हैं, ये सॉइल के रूट्स के अंदर होते हैं, ये एनिमल्स हैं, ये ह्यूमन डिजीजेस भी काज करते हैं, पैरासाइट भी है ये क्या है? अच्छा, अब ये जो सी एलिगेंस है, इसको जब लोगों ने, ये एनिमल है, इसको पानी के अंदर छोड़ते हैं तो ऐसे मूव करता है ये। कैसे करता है? ऐसे ऐसे उसकी मूवमेंट होती है।
वेव्स की फॉर्म में। आप उसको देखा होगा अक्सर, आप नीमाटोड को। एक जीन है, उसके अंदर अगर म्यूटेशन आ जाए ना, तो इसकी जिगजैग मूवमेंट खत्म हो जाती है, इसकी स्ट्रेट मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? अब उस जीन का नाम स्ट्रेट जीन रख दिया, हालांकि वो उसकी जिग जैग मूवमेंट करवाता है। समझ आ गई? अच्छा, अब आपने ये तीनों जीन्स, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ये जीन ब्रेन डेवलपमेंट करता हो, ये वाला जीन फुट के अंदर भी जो नाखून बनाने में हेल्प करता हो, ये वाला जीन हेयर बनाने में हेल्प करता हो। ठीक है। अब इसका नाम हम तीनों को एक्ट 1 2 3 रख दिया। एक तो जीन ये भी होगा, दूसरा ये होगा, इसको कहें गंजा जीन। पर अगर ये जीन म्यूटेट हो जाए ना, तो इंसान गंजा हो जाता है। हालांकि बाल इससे अच्छे बाल आते हैं, लेकिन इसका नाम हमने क्या रख दिया? गंजा जीन। इसके दो नाम हो गए, एक तो डोमेन की बेस के ऊपर, और दूसरा लॉस ऑफ फिनोट जो लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है उसका, उसकी बेस के ऊपर। समझ आ गई आपको? अच्छा, अब आपने पैरासाइट्स के अंदर, जहां ह्यूमन जीनोम के अंदर हमने ऐसे ही जीन आइडेंटिफाई करने हैं जो ऑलरेडी कैरेक्टराइज नहीं हुए हुए, ऑलरेडी कैरेक्टराइज। और हमने ये चेक करना है कि पैथोजन के वो कौन से जीन्स हैं, या पैरासाइट के वो कौन से जीन हैं जो उस पैरासाइट की ग्रोथ के लिए अच्छे हैं, या पैरासाइट के वो जीन जो ह्यूमन डिजीज काज करने में हेल्प करते हैं। नहीं लगी समझ? अच्छा, आप पहले तो ये देखेंगे वो किस जीन फैमिली को बिलोंग करते हैं, फिर हम उसको इंडिविजुअल जीन्स तक जाएंगे। जब हमें ये पता चल जाएगा कि ये एक ऐसा जीन है जिसकी वजह से ये पैरासाइट ह्यूमन डिजीज काज करता है, या पैरासाइट अगर ये जीन को हम टारगेट कर लें, तो पैरासाइट नुकसान भी ह्यूमन को पहुंचा सकता, तो क्या होगा? हमने एक हम उस पैरासाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, हम उसके अगेंस्ट ड्रग बना सकते हैं, उसके अगेंस्ट। अब आप यहां पर मेरी 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 बात की समझ आई कि हमने करना क्या चाह रहे हैं? ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। अब मैं इस प्रेजेंटेशन को एक बार, अच्छा, जीनोम एक्सेस क्या है? दे स्टडी ऑल जीन इन एन ऑर्गेनिज्म, हेल्प अंडरस्टैंड एवोल्यूशन, वो जीन कब बना, तो उसकी कॉपी को कहां से वो कॉपी बनी, उसकी एवोल्यूशन हिस्ट्री क्या है, फिर वो अडॉप्टेशन क्या है, कि अच्छा वो जीन अगर उस पौधे के अंदर है, या एनिमल के अंदर है, या पैरासाइट के अंदर है, तो उस पैरासाइट के अंदर उसकी अडॉप्टेशन, अडॉप्टेशन किसे कहते हैं? सिचुएशन के वर्ष की आप अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी आ जाती है, तो आप ये अगर आपकी बॉडी के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप ठंड को बर्दाश्त कर सकते हैं, इट मीन यू कैन अडॉप्ट टू कूलर एनवायरमेंट। अच्छा, अब आपको इस अडॉप्टेशन में कोई ऐसे जीन्स होंगे जो आपको हेल्प करते होंगे। अब आपने हर जीन का ये मालूम करना है कि वो उस पैरासाइट की अगर एक्सट्रीम टॉक्सिक कंडीशन होती है, फर्ज किया वो पैरासाइट एक ऐसे वाटर के अंदर ग्रो कर रहा है जिसके अंदर बहुत ज्यादा मर्करी है, बहुत ज्यादा मर्करी एक टॉक्सिन है, मर्करी क्या है, लेकिन स्टिल द पैरासाइट इज सर्वाइविंग देयर, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसके अंदर कुछ ऐसे जीन्स हैं जो उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट के अंदर अडॉप्ट करने में उसको हेल्प कर रहे हैं। समझ आ गई आपको? ये पैरासाइट कैसे डिजीज काज करते हैं, ये क्या करते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, वी नीड टू। उसके लिए जो तरीका है, जो तरीका है वो ये मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको वहां लेकर आ रहा हूं। मेरी बात की समझ आई ना? आपको स्टेप बाय स्टेप आपका दिमाग बना रहा हूं कि कैसे हम इस पूरे प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद है कि उसका फंक्शन क्या है, वो भी मालूम कर सके।
अच्छा, उसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट आइडेंटिफाइंग ड्रग एंड वैक्सीन। उससे हमें यह पता चल जाएगा कि इस पैरासाइट के इस जीन को अगर हम टारगेट कर लें, फर्ज क्या, एक आपको पता है कि ये जो इंसेक्टिसाइड्स अमोल्टी घर में हम स्प्रे करते हैं, या क्या उससे क्या होता है, इंसेक्ट किल हो जाता है। उस ड्रग के अंदर क्या होता है कि इंसेक्ट किल हो जाता है? उसके अंदर एक ऐसा केमिकल होता है, जो ड्रग होती है, जो एक खास जीन को टारगेट कर रही होती है, जो उस प्रोटीन को टारगेट कर रही होती है, जिसकी वजह से वो प्रोटीन डिसफंक्शन हो जाती है। क्या हो जाती है? और वो इंपॉर्टेंट होती है इंसेक्ट की सर्वाइवल के लिए। फर्ज किया आपको मारना हो तो एक तो पढ़ लो ना, तो मर जाएगा ना इंसान। इसलिए इंसेक्ट के गट के अंदर कुछ जीन्स होते हैं, अगर वो गट को जाकर दबोच ले, या केमिकल अंदर जाके गट को की स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दे, तो डेफिनेटली इंसेक्ट क्या होगा, किल हो जाएगा। आपने भी ऐसा ही काम करना है कि ऐसे जीन पहले तो पैरासाइट के अंदर आइडेंटिफाई करने हैं कि किसको टारगेट किया जाए। मेरी बात की समझ आ रही है बच्चों, कि किस जीन को टारगेट किया जाए तो वो पैरासाइट किल हो जाए। अच्छा, क्योंकि हमारा काम है ह्यूमन के ऊपर, जरा अगर हमने कोई ड्रग खानी है या कोई स्प्रे करनी है, दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी होगा कि वो स्प्रे या ड्रग ह्यूमन को और इन्वायरमेंट को हार्म ना कर सके। ये दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। अब आपने अक्सर देखा होगा, जड़ी बूटियां मारने वाली अद्वियात, जड़ी बूटियां किसे कहते हैं? हेर्बिसाइड जिसको कहते हैं, या वीडीसाइड कहते हैं। वीड्स को किल करने वाली क्या कहते हैं उसको? वीडीसाइड। अब यहां पर वीड्स हमने मारनी है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो मेन हमारी क्रॉप है ना, कॉटन लगी हुई है, कॉटन को नुकसान ना पहुंचे, लेकिन जो उसके नीचे वीड्स हैं, क्योंकि वो कंपीट कर रही हैं फॉर न्यूट्रिशन एंड एनवायरमेंट, जो इन्वायरमेंट और न्यूट्रिशन उस कॉटन क्रॉप को चाहिए थी, उसके साथ कंपीट करके उसके रिसोर्सेज वो खा रही है, जिससे फार्मर की जो कॉटन की यील्ड है वो कम हो रही है, जिससे फार्मर को नुकसान हो रहा है। हम चाहते हैं को वीड्स किल हो जाए, लेकिन कॉटन की क्रॉप सेव रहे। अब हमने क्या करना है, एक ऐसी हर्बिसाइड डेवलप करनी है जो वीड्स को तो किल करे, कॉटन क्रॉप को। इसी तरह इंसेक्टिसाइड्स हैं, फंजीसाइड्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, जो हम लेते हैं, खाते हैं, उसके अंदर भी ऐसे ही ड्रग्स होती हैं जो कि आपके बैक्टीरिया को तो किल करती हैं, हमें कुछ नहीं। लेकिन इसके पीछे रिसर्च कैसे होती है, दिस इज वन इनिशियल, पहला स्टेप ये है। काम तो आपने बड़े साइंटिस्ट बनना है, तो बड़े साइंटिस्ट बनने के लिए सबसे पहला स्टेप आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उस जीन टारगेट को। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो आपके पास एक मेथड डेवलप हो गया कि आपने कैसे एक टारगेट आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद फिर हम कहेंगे फार्मास्यूटिकल कंपनी को, या बायोटेक्नोलॉजिस्ट को, या मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट को, या आप पीएचडी उसमें कर सकते हैं, कि हम अगर इन इन जीन्स को टारगेट करें तो हम एक ऐसी सक्सेसफुल ड्रग बना सकते हैं दैट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट दिस पैरासाइट। जरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पैरासाइटोलॉजी को समझने का मकसद क्या है, कि हम एक ऐसी इसका सोल्यूशन निकालें कि पैरासाइट्स हमारी इन्वायरमेंट को नुकसान ना करें, ह्यूमन को नुकसान ना करें, एनिमल को नुकसान ना करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारें। तो अब ये समझ आ गई आपको क्या करना चाह रहे हैं अब हम कमिंग डेज में,
हम एक ऐसा काम करना जा रहे हैं जिससे हमें एक पैरासाइट के अगेंस्ट ड्रग हमने डिजाइन करनी है, ठीक है। फिर सबसे पहले उसके लिए पहला स्टेप क्या है, जीनोम वाइड एनालिसिस ऑफ जीन फैमिली। एक जीन फैमिली को पूरे को हम स्टडी करेंगे और फिर उनमें से आइडेंटिफाई करेंगे विच आर द जीन्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ पैरासाइट। फिर हम उसके अगेंस्ट ड्रग, वो ड्रग कैसे डिजाइन करेंगे वो अगला स्टेप, उसके लिए हम डॉकिंग करते हैं, लेकिन मैं अभी आपको वो नहीं डिटेल पढ़ाऊंगा। पहले पहला स्टेप वो अच्छे तरीके से हो जाए, फिर हम दूसरे स्टेप, वो जब वो बन जाएगा ड्रग, फिर उसको टेस्ट करना है, जरा टेस्ट भी तो करेंगे ना। उसके लिए ज़ाहिर है हमें लैब चाहिए होगी या लैब ट्रायल्स करने होंगे। उसके लिए हम किसी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब को के अंदर आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हमने ये इन सिलिको, अच्छा इसे कहते हैं इन सिलिको एनालिसिस। अभी जो हम काम कर रहे हैं इसे क्या कहते हैं, इन सिलिको किसे कहते हैं बच्चों, कंप्यूटर बेस्ड प्रेडिक्शन। कंप्यूटर, एक तीन तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक होते हैं इन सिलिको, एक होते हैं इन विट्रो अंडर लैब कंडीशन। कोई टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट किया, हमने कोई टारगेट चेक कर लिए कि ये ड्रग क्या करती है नहीं करती, इसका इफेक्ट क्या होता है। तीसरा होता है इन विवो, फील्ड के अंदर। फील्ड के अंदर फर्ज किया हमने पौधा ग्रो किया अंदर लैब कंडीशन, उसे इन विट्रो कहेंगे। टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने ऑर्गेनिज्म ग्रो किया अंडर टेस्ट ट्यूब। जब हमने फील्ड के अंदर, ओपन फील्ड के अंदर वो स्प्रे करके चेक किया तो कौन कौन सी वीड्स किल हो रही है, उसे कहते हैं इन विवो। अभी पहला काम होता है इन सिलिको, फिर इन विट्रो, फिर इन विवो। इन विवो का मतलब अब आम पब्लिक के लिए वो ड्रग जो है अवेलेबल हो गई है। वो इन विवो ट्रायल हम तब करते हैं जब हमें कंफर्म हो कि इन विट्रो और इन सिलिको के बाद हमें 100% श्योर है कि ये टारगेट हमारे ह्यूमन को नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अभी आपने एक वैक्सीन देखी होगी, वैक्सीन की इन सिलिको पहले करते हैं, इस तरह वैक्सीन डेवलप करनी है सबसे पहले क्या करते हो, फिर इन विवो लैब के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको, या चूहों को, या जो भी अगर लैब ग्रोन के अंदर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब वहां पर वो ड्रग टेस्ट हो जाती है फिर हम इन विवो की तरफ जाते हैं, फिर हम फिर आम पब्लिक के ऊपर उसको टेस्ट करते हैं। अगर उस टेस्ट के बाद भी रिजल्ट्स अच्छे आ जाते हैं देन हम उसको लाइसेंस दे देते हैं और एनीवन कैन यूज दैट। समझ आ गई आपको, ये वो तरीका है जिसके थ्रू हम इनोवेशन लेके आ सकते हैं इन पैरासाइटोलॉजी और ही दैट हेल्प इन वो जो भी हमारा एक ड्रग है। उसके बाद है व्हाट इज अ जीन फैमिली, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ग्रुप ऑफ जीन्स विद सिमिलर फंक्शंस एंड सीक्वेंस। एग्जांपल अराइज थ्रू जीन डुप्लीकेशन। फर्स्ट क्या जीन है, एक क्रोमोसोम के ऊपर है, एक ये क्रोमोसोम नंबर 3 है, ये है क्रोमोसोम नंबर 6। हमने देखा कि एक जीन जो है यहां से कॉपी हुआ, यहां भी है, लेकिन यहां से कॉपी हो गई उसकी एक, जब कॉपी होके वो यहां आके इंसर्ट हो गया, ऐड हो गया, बाद में यहां पर इस जीन के अंदर माइनर म्यूटेशन आ गई। क्या आ गई, ठीक है। अब हम ये जीन इसका डुप्लीकेट है, यही मैंने यहां पर बता गया कि अराइज टू नए जीन कैसे बनते हैं। एक तो ऑलरेडी जीन्स है, नए जीन्स कैसे ऐड होते हैं और वो क्यों ऐड होते हैं, क्वेश्चन ये है। एक इंसान है या कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर एक जीन ऐड हुआ है तो उसकी जरूरत क्यों हुई, या एक्सीडेंटली ऐड हो गया। फर्स्ट एक्सीडेंटली ऐड होने से उस क्रॉप, उस जीन, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर एक नए फीचर डेवलप हो गए, एक नए, अच्छा अब वो फीचर ऐसे थे कि उस फ्रॉग का या उस इंसेक्ट का कलर ग्रीन हो गया,
या कोई ऐसा कलर हो गया कि जिसकी वजह से वो पौधों के अंदर होता है लेकिन उसके ऊपर प्रीडेटर अटैक नहीं करता, जिसकी वजह से वो उस पैरासाइट को उस एनवायरनमेंट के अंदर अडॉप्ट करने में हेल्प कर रहा है, वो अपने उसके दुश्मन से भी उसको बचाता है। अब वो तमाम उस ऑर्गेनिजम्स जो जिसके अंदर वो जीन ऐड हुआ होगा वो सरवाइव कर जाएगा, जिसके अंदर नहीं होगा, जो इजीली आइडेंटिफाई हो जाए प्रीडेटर से, वो आस्ता आस्ता, जिसको हम डार्विन की थ्योरी कहते हैं, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ, समझ आ गई थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या है? कि ड्यूरिंग द एवोल्यूशन देयर इज चेंजेस, वो कैसे आती हैं? उसका एक तरीका यह है कि जीन की वो ऐसे ही हो गई, एक्सीडेंटली हो गई, या उसने खुद की। हम अगर यहां पर हम बैठे हैं, हमने कोई प्लान करना है, कोई फर्ज किया हमें कोई थ्रेट आ रहा है या कोई ऐसी चीज आ रही है, तो हम पहले ही प्लान करके कोई चीज ऐड कर ले। फर्ज किया हम कहते हैं कि बिजली की शॉर्टेज आने वाली है या बहुत ज्यादा बिजली बंद होगी, तो हम क्या करते हैं कि एक यूपीएस और वो ऐड कर लेते हैं इधर, तो हमने एक नया जीन ऐड कर लिया। तो कहते हैं ना, नेसेसरी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। इसी तरह ही एक ऑर्गेनिज्म को की भी जरूरत होती है, तब वो जीन डुप्लीकेट करता है या एक्सीडेंटली हो जाता है। फर्ज किया आप हसन के घर में अमीर आदमी है, कई सोलर पैनल लगे हुए हैं, इन्होंने जो था यूपीएस वो कहीं सिटना सीगा, तो इधर आके लगा दिया इसने, अमीर आदमी है, ठीक है, एक्सीडेंटली इधर आ गया, लेकिन थोड़े दिनों के बाद बिजली का क्राइसिस आया, सिर्फ इस रूम के अंदर बिजली चल रही है, बाकियों के अंदर नहीं है। तो अब हमने देखना है कि नेचर के अंदर क्या हो रहा है। नेचर के अंदर जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस हो रहा है वो एक्सीडेंटली हो रहा है, बाय चॉइस हो रहा है। हाँ भी इधर बैठे हैं, जहरा कुछ ना कुछ प्लानिंग तो, जो जो प्लानिंग कर लेता है वो सरवाइव कर जाता है, अडॉप्ट कर जाता है, जो नहीं करता, दुनिया में कई ऐसे स्पीशीज हैं जो वो खत्म हो गई है इस धरती से, जिसको हम एक्सटिंक्ट कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट कहते हैं उसको, वो खत्म हो गई है। तो वजह क्या है कि उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट नहीं किया, क्या नहीं किया, अडॉप्टेशन नहीं की। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल क्या है? काइनेसेस हैं, प्रोटीएसेस हैं और ट्रांसपोर्टर्स हैं, दीज आर ऑल द जीन्स फैमिलीज। पैरासाइट जीनोम क्या होता है कि हेलमिंथस, आप इसमें प्रोटोजोआ है, हेलमिंथस है। अच्छा, अब ये सारे डिफरेंट जीनोम्स हैं जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर। मैं जाऊंगा इन वेबसाइट्स के ऊपर, आपको वहां से पहले हमें सिर्फ उस पैरासाइट के ऊपर काम हम कर सकते हैं जिसका जीनोम अवेलेबल हो, जिसका मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, वहां जाएंगे, आपको पहले तो ये पता चल जाएगा कि इस पैरासाइट का जीनोम अवेलेबल है। फिर आपने ये देखना है कि इस पैरासाइट के इस जीनोम के ऊपर ऑलरेडी हमने अब एक जीन फैमिली आइडेंटिफाई करनी है। क्या करनी है? अब हमने गूगल में सर्च करना है, गूगल स्कॉलर के अंदर जाकर इस पैरासाइट की इस जीन फैमिली के ऊपर काम हुआ है कि नहीं, उसके ऊपर जीनोम वाइड एनालिसिस हुआ है या नहीं। अगर तो हुआ है, फिर उस जीन फैमिली और उस पैरासाइट के ऊपर काम नहीं करेंगे। अगर नहीं हुआ, दुनिया में किसी ने नहीं अभी तक किया और हसन कर रहा है, तो वो एक इनोवेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और वो पेपर भी हमारा अच्छे जर्नल में पब्लिश हो जाएगा। मेरी बात की समझ आई? ये क्लियर होगी आप लोगों को? अच्छा, उसके बाद की डेटाबेसेस क्या है? एंसेंबल जीनोम है, ये एक डेटाबेस है। वॉर्म बेस, ये ज़रा पैरासाइट का एक वेबसाइट है, जहां आपने जाना है। फिर जीन ओंटोलॉजी में जाएंगे, फिर पी फाइम, ये प्रोटीन का डेटाबेस है। आप डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। आपने एक वेबसाइट बना ली जहां पर आपने, लेकिन ज़ारा उसकी एक लॉजिक होती है,
वेबसाइट बनाने का या डेटाबेस बनाने का, उसके ऊपर कई तरह के एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस के बाद कुछ डाटा आता है। उस डाटे, अच्छा हमने देखा, पर जब हमें नहीं पता था कि एक इलाके के अंदर जो फीवर होता है, वो टाइफाइड फीवर है, वो साल्मोनेला की इस प्रोटीन की वजह से होता है। लेकिन जब पता चला, एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चला कि साल्मोनेला टाइफी के अंदर एक ये प्रोटीन है, उसकी वजह से फीवर होता है। अब हमने देखा कि उस जीन के 10 वेरिएंट है। कौन से? पर A1, A2, A3, वो सारे 10 अलील है उसके। उसके कितने हैं? आपको होता है ना, एक होता है डोमिनेंट, एक होता है, ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या होंगे? अलील होंगे। पर क्या इस ए के अंदर चेंज आ गई, तो उसको हम कह दिए A1, इसको भी छोटा A1, फिर A2, फिर A2, इस तरह इसके हमें 10 वेरिएंट है। लेकिन एट ए टाइम एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ दो, क्योंकि दो क्रोमोसोम होते हैं ना, एक क्रोमोसोम होता है, एक उसका होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, जिसे हमारे 23 पेयर्स हैं। अगर एक जीन है उसकी अलील दो होंगे। एक जीन जो है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर दो, या तो तीन तरह, इस तरह की कंडीशन हो सकती है, ए छोटा ए, या ए और ये हेट्रोजाइगस, ये दोनों होमोजाइगस। लेकिन ये होमोजाइगस डोमिनेंट, ये होमोजाइगस। अब हमने देखा कि वो पैरासाइट जिसके अंदर A2 होता है ना, साल्मोनेला टाइफी का, वो बैक्टीरिया जिसके अंदर A2 वाली जीन होती है, चाहे वो डोमिनेंट फॉर्म में हो, चाहे वो रिसेसिव नहीं हेट्रोजाइगस फॉर्म में हो, तो ये डिजीज काज करती है। तो ये, लेकिन जिस पैरासाइट के अंदर ये वाला कंडीशन हो, वो, उसको हम कहेंगे आपको पता ना, दो तरह के पैथोजेंस होते हैं। एक होते हैं जिसको हम कहते हैं बहुत ही खतरनाक, को क्या कहते हैं? अ, भी एक ऐसा पैथोजन, उसकी एक टाइप है जो कि सीवियर डिजीज काज करती है फैटल डिजीज। एक है जो पैथोजन है लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक डिजीज काज नहीं करती। ठीक है, तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये पैरासाइट जो है वो ज्यादा खतरनाक है और ये पैरासाइट कम खतरनाक, इस बेस के ऊपर हम उसको। अच्छा, अब आगे आ गया, टूल्स कौन कौन से यूज होते हैं, जो आपको मैंने 3 वेबसाइट वो बताए थे, वो सॉफ्टवेयर, एक तो वो यूज हो रहे हैं, और इसके अलावा ये कुछ, ये जो ऑर्थो MCL है ना, ये उसके अंदर है, टीवी टूल के अंदर, जो टीवी टूल सॉफ्टवेयर है उसके अंदर है। ठीक है, फिर ये हैमर है, ये ऑनलाइन डेटाबेस है, ये भी ऑनलाइन डेटाबेस है। हम फिर मेथडोलॉजी, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाऊंगा कि विच मेथडोलॉजी वी विल फॉलो। ठीक है, और उसके बाद अब मेथडोलॉजी में क्या है, सबसे पहले हमने सर्च करनी है डोमेन, कि किस डोमेन के ऊपर हमने काम करना है। और पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे किस जीन फैमिली के ऊपर काम करना है, वो फिर हम मालूम करेंगे कि ये जीन फैमिली का नाम, यही जीन का नाम यही क्यों है। हम आइडेंटिफाई करेंगे इस डोमेन की वजह से इसका ये नाम है। फिर उस डोमेन की सीक्वेंस को पूरी प्रोटीन की सीक्वेंस से अलग कर लेंगे, फिर उसको जीनोम में सर्च करेंगे। जीनोम पे हमें बताएगा कि इस तरह की डोमेन वाले कितने जीन्स हैं। जब हमें पता चल जाएगा बच गया 35 जीन्स हैं, फिर हम सिर्फ उस 35 जीन के ऊपर काम करेंगे। बाकी 30,000 जीन्स को अलहदा कर देंगे, उनमें से वो 35 जीन्स, फिर सारा एवोल्यूशनरी एनालिसिस उसका, वो पैथोजन की या पैरासाइट की कैसे हेल्प करता है, उसकी ग्रोथ के लिए वो कैसे काम करता है, वो डिफरेंट डेटाबेसेस से हम उसका डाटा लेंगे, उसको कंपाइल करके एक रिसर्च पेपर की फॉर्म में
प्रेजेंट कर लेंगे। इसे आपका जो एक विजन है आपको समझ आ जाएगी कि रिसर्च करते हैं कैसे हैं, एंड यू कैन इजीली मैनेज इट। समझ आ गई आपको? अच्छा, उसके बाद आ जाएगा डाटा प्रिपरेशन है, डाउनलोड करनी है हमने पब्लिक डेटाबेसेस से। और उसके बाद फिर हमने उसकी प्रोटीन की फास्ट सीक्वेंस बनानी है। फिर हमारे पास जब प्रोटीन्स आ जाएंगी, हर प्रोटीन की हमने फंक्शनल एनोटेशन करनी है। वो भी आपको साथ साथ बताते जाएंगे कि एनोटेशन क्या होती है। आपकी भी एनोटेशन हुई है जब आप पब्लिक हेल्थ में फर्स्ट सेमेस्टर में दाखिल हुए थे, तो आपकी एनोटेशन कैसे हुई थी? आपको रोल नंबर दे के, आपको रोल नंबर दे के अब आपकी एनोटेशन हो गई। इसी तरह ही हर प्रोटीन के हर नेम को, हम प्रोटीन को एक नेम देते हैं, फिर उसके अंदर जो डोमेन होती है उसको भी एक नेम देते हैं, फिर वो जो फंक्शन अदा करता है उसको भी एक नंबर देते हैं। फर्ज किया एक इंसान बहुत अच्छा दौड़ सकता है, नॉर्मल दौड़ सकता है, बिल्कुल दौड़ सकता है क्या, और एक है बिल्कुल आस्ता आस्ता दौड़ता है, तो एक नॉर्थ बैठा जाता है। ये चार कंडीशन हो सकती है दौड़ने की। अब हम इन चारों कंडीशंस को एक नंबर दे दें, बल्कि उसका नंबर GO001, गो एक नंबर है, 001, एक उसको एक आईडी देते, जिस तरह आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, हर करेक्टर को एक आईडी देते। बल्कि अब फर्स्ट ये हमने कहा कि अगर कोई इंसान 1 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर तय कर लेता है, तो वो बहुत फास्ट मूव कर सकता है, उसको नाम दे दिया, तो उसको ये नंबर दे दिया। दूसरे वाले को 1 किलोमीटर में, शायद 1 मिनट में सिर्फ 100 मीटर चल सकता है उसको, या इस तरह करके ना हमने डिफरेंट कैरेक्टर्स को। अब हमने देखा कि इसको चेक किया तो इसके अंदर GO003 है, गो इसके अंदर GO002 आया है, इसके अंदर GO001 है। हम ये डाटा जनरेट करते जाएंगे, फिर हम एक सॉफ्टवेयर को बताएंगे कि ये जो प्रोटीन है ना, इसके अंदर ये गो है। अब मुझे बताओ कि इस चीज का फंक्शन क्या होगा? नहीं लगी समझ? ये सॉफ्टवेयर जो है वो एक्चुअली उसको ये नहीं बताएंगे कि ये प्रोटीएज है, नहीं, प्रोटीएज का नंबर क्या है वो देंगे। नहीं लगी समझ? अगर हमने आप लोगों को, मैंने ये चेक करना हो कि कौन से अच्छे बैटर हैं क्रिकेट के अंदर, बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, तो मैंने उसका क्राइटेरिया सेट करूंगा। मैं कहूंगा जो 100 गेंदों पे 40 छक्के मारेगा वो T20 के लिए बेस्ट है। या अच्छा, वो क्राइटेरिया कैसे सिलेक्ट होगा? पहली क्वेश्चन, हमने देखा कि एक बंदा है, जब उसको सिलेक्ट किया गया, जब उसको सिलेक्ट किया गया तो वो उसने 100 गेंदों में 40 छक्के मारे थे, लेकिन जब उस बेस के ऊपर जब उसको सिलेक्ट किया गया, उसने T20 या पूरे कैरियर के अंदर 15,000 टेस्ट स्कोर बनाए, 12,000 ODI स्कोर बनाए, और 6-7,000 के स्कोर बनाए। अब हम कहेंगे कि वो जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था ना, वो स्टैंडर्ड बन गया। जो भी बंदा इस क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरेगा, पॉसिबल है कि वो फ्यूचर में। फिर हमने देखा कि दूसरा प्लेयर है, उसको जब हमने 100 में से 15 छक्के मारे थे, उसका देखा कि वो तो उसका करियर अच्छा नहीं रहा, या उसको कोई ऐसा कंडीशन हो गई। अब हमने उस 40 छक्के को एक नंबर दे दिया, GO001। जो 20 छक्के मारता है 100 में से, उसको GO00। इसी तरह जो बॉलिंग करवाता है, 100 गेंदें करवाता है, तो उसमें से कितनी स्पीड के ऊपर गेंद कराता है, कितनी टर्न करता है, कितनी वो गुगलियां मारता है, हमने उसको एक नंबर की वहां पे कन्वर्ट कर दिया। अगर हमने ये टेस्ट खुद ना लेना हो, एक मशीन को कहना हो
कि ये बंदा जो है, इसका आपने एनालाइज करना है कि ये बंदा आ रहा है, 1 घंटा ये खेला है, ये 100 बंदे ये खेले हैं, आपने इसमें से सिलेक्ट करनी है टीम के लिए प्लेयर। तो वो क्या करेगा, वो उसको उसके कैरेक्टर्स को नंबर देता जाएगा। पहले वो डाटा लेगा, उस डाटे को नंबर में कन्वर्ट करना जाएगा, फिर उसको डाटे को एनालाइज करके बताएगा दीज 11 प्लेयर आर सिलेक्टेड फॉर, कोई सिफारिश नहीं, कोई कुछ नहीं, मशीन ने बताना है। मेरी बात की समझ आई? तो ऐसे ही हमने जीनोम वाइड एनालिसिस प्रोटीन का करना है। वो प्रोटीन को हम एक नंबर असाइन करते जाएंगे, और वो नंबर बाद में हम कंप्यूटर को देंगे, तो वह हमें बताएगी कि इस प्रोटीन का ये फंक्शन है, ये जो प्रोटीन है इसका ये फंक्शन है, ये प्रोटीन दूसरे से कैसे डिफरेंस है वो भी हमें बता देगी। अगर हमने कहा कि इस जीन का ये फंक्शन है, तो हम कहेंगे अच्छा ये जो प्रोटीन है, ये चिल्ली की प्रोटीन है। अब वो हम कहेंगे कि इसी तरह की जो प्रोटीन है क्या किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर भी है, वो भी हमें बता देगा। अब हम कहेंगे कि अब ये बताओ कि ये प्रोटीन टोमेटो की उस प्रोटीन से कैसे डिफरेंट है, कैसे सेम है, क्या उसका फंक्शन भी, अगर स्ट्रक्चर सेम है तो क्या उसका फंक्शन भी सेम है, अगर फंक्शन के अंदर थोड़ा सा डाइवर्जेंस है तो उसकी भी बताओ वजह क्या है। इसे कहते हैं लॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग। लॉजिकल रीजनिंग के साथ हम जब पेपर लिखेंगे तो हमारा पेपर बड़ा अच्छा लिखा जाएगा। आप, मेरी बात की समझ आ रही है आपको? आजकल हम मशीन से लॉजिकल रीजनिंग या क्रिटिकल थिंकिंग हम मशीन से करवा लेते हैं, इसे कहते हैं ऑटोमेशन। पहले ये काम पुराने जमाने में इंसान खुद करता था, तो वो ज्यादा इंटेलिजेंट होता था, और वो इंटेलिजेंस उसको रोजमर्रा जिंदगी में भी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती थी। आजकल को मशीन का दौर आ गया है, तो इसीलिए लोग कोई भी क्वेश्चन भी पूछना होता है, अच्छा यार मैं पहले जेन जी जे क्या करती है, अच्छा ये मैं चैट जीपीटी तो पूछ लूंगा कि हमें क्या करना चाहिए। हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर। हम खुद डिसीजन मेकिंग आपके अंदर नहीं है। तो लेकिन कोशिश करें कि आप खुद क्रिटिकल थिंकर, ठीक है, मशीन को यूज करें, डाटा को यूज करें, उसको पहले खुद, मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि कैसे आप खुद डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं और चीजों को लिख सकते हैं, और उसे एक अच्छी रिसर्च कर सकते हैं, पब्लिकेशन कर सकते हैं, और उस पब्लिकेशन की वजह से हम एक प्रैक्टिकली एक ऐसी ड्रग तैयार कर सकते हैं जो फ्यूचर में आप उसको एंटरप्रेन्योर बना ले, उसको पीएचडी में आपका हेल्प हो जाएगी उस प्रोजेक्ट से, या आपने कुछ ऐसा काम करना है, तो इससे रियली इट विल हेल्प यू गाइस टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड आल्सो हेल्प इन योर कैरियर एज वेल। ठीक हो गया। उसके बाद है एवोल्यूशनरी एंड एक्सप्रेशन एनालिसिस भी करेंगे। वो जीन कब एक्सप्रेस होता है, पैथोजन की अर्ली स्टेज के ऊपर होता है। अब पैथोजन के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हो सकते हैं, वो उसकी बच गया दुम के अंदर एक्सप्रेस होता है, उसके कान के अंदर एक्सप्रेस होता है, या उसकी पैरासाइट्स के डिफरेंट सेल्स के अंदर कब एक्सप्रेस होता है, किस टाइम के अंदर एक्सप्रेस होता है, वो एक अलग डेटाबेस से हम डाटा लेंगे। ठीक है। उसके लिए हम आरएनए सीक्वेंसिंग एनालिसिस, ये मैं आपको इंशाल्लाह स्टडी बताऊंगा कि इसके लिए हमें हाई थ्रूपुट कंप्यूटिंग मशीन चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को कैसे बताऊंगा कि वो कंप्यूटिंग मशीन आप कैसे इस कंप्यूटर पे भी वो कर सकते हैं, कि आप ऑनलाइन जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उसके डाटे को यूज करते हुए कैसे वो एनालिसिस, आपके कंप्यूटर पे वो एनालिसिस नहीं हो सकेगा, उसके लिए आपको बिग मशीन चाहिए। लेकिन इसका हल भी है कि अगर आपके कंप्यूटर से वो एनालिसिस नहीं हो सकता, तो आप अपना डाटा कंप्यूटर इंटरनेट के ऊपर एक वेबसाइट पे रख दें और उसको कहेंगे ये एनालाइज कर दो, तो फिर वहां से डाटा आप डाउनलोड कर लो। क्योंकि अगर आप यहां करोगे तो ये आपका कंप्यूटर हीट अप हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है
कि ये काम कर सके। तो आपको ऐसे ऐसे एनालिसिस समझ जाएंगे कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी, ठीक है, इंशाल्लाह। उसके बाद रिसर्च टॉपिक्स ये हो सकते हैं, उसमें ड्रग रेजिस्टेंस रिलेटेड, ट्रांसपोर्टर, स्क्रीटोम एंड इन्वेजन रिलेटेड प्रोटीन्स हैं, कंपैरेटिव जीनोम्स ऑफ पैरासाइटिक स्ट्रेन्स हैं। इस तरह के डिफरेंट टॉपिक्स हो सकते हैं। चैलेंजेस क्या हैं? कुछ ऐसे जीनोम भी हो सकते हैं जो इनकम्प्लीट हो, उसके ऊपर हम काम मुश्किल हो जाएगा। फिर हाई सीक्वेंस डाइवर्जेंस हो सकती है, इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीओमिक डाटा, एआई बेस्ड जीन प्रिडिक्शन भी आपको बताएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए, क्या चैट जीपीटी नहीं, पाइथन और इस तरह की चीजों को हम यूज करते हुए, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को यूज करते हुए कैसे हम नजूमी बन सकते हैं। प्रिडिक्शन किसे कहते हैं? वेदर फोरकास्टिंग किसे कहते हैं? प्रिडिक्शन करना कि कल बारिश होगी, पेशेंट गोई करना, ठीक है। हम आपको फोरकास्टर ऑफ प्रोटीन्स का बताएंगे कि इसको टारगेट करेंगे तो ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी। मेरी बात की समझ आई ना? तो इस तरह हम इसको कर लेंगे। उसके बाद है कंक्लूजन, है जीनोम एनालिसिस, फंक्शनल इंसाइट है, एनसेम्बल एसेंशियल फॉर पैरासाइट बायोलॉजी एंड ड्रग डिस्कवरी। इसमें अंदर कंबाइन करेंगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल्स एंड डेटाबेस। और अब मैं आपको बताता हूं कि आपने टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना है। आपने जाना है यहां पर गूगल स्कॉलर में, कहा जाना है? गूगल स्कॉलर। आपने यहां जाना है और यहां जाकर आपने लिखना है, पर क्या आप किस पैरासाइट पे काम कर रही है? मैंने किया था उसको, नाम भूल गया था। क्या मैं जहां पर एनालिस्ट पैरासाइट जिनोम, मलेरिया है, एवम है, स्लीपिंग सिकनेस है, ये जिनोम लिस्ट है यहाँ पर। ये हमारे पास एक जिनोम लिस्ट इसने बताई हुई है, ठीक है। ये एक डेटाबेस है जहां पर ये बताया हुआ है कि किस किस पैरासाइट का जिनोम अवेलेबल है। समझ आ गई आपको? ये क्या है? चिलोनिमा वल्टी, जो भी है, ये पुट्ठे पुट्ठे से नाम है, ठीक है। चलो, आपने आपको पहले पता होना चाहिए व्हाट इज द नेम ऑफ योर और पैरासाइट, ठीक है, यार ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट किया हम कहते हैं कि इनमें से एक पैथोजन ले लेते हैं, फर्स्ट किया ये वाला, दैट आई हैव नो आइडिया व्हाट दिस, लेकिन हम इसको, अब हमने क्या करना है कि इसको कॉपी किया, हम इसको कहते हैं, गूगल स्कॉलर में जाते हैं, जिनोम जी, आपने क्या लिखना है? जिनोम, अपना अपना लिखते जाए, जिनोम वाइड एनालिसिस ऑफ इस बैक्टीरिया के फर्ज या कौन से जीन्स है। अच्छा, हम ये ना चैट जीपीटी को कहते हैं एनालिस्ट ऑफ द जीन्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर, अच्छा यहां पर हम लिख देते हैं एनालिस्ट जीन्स फैमिली इंपॉर्टेंट फॉर दिस क्रॉप, दिस पैरासाइट, ठीक है, इस पैरासाइट की ग्रोथ एंड सर्वाइवल। ठीक हो गया? अब हमने क्या लिखा है? एनलिस्ट द जीन्स इंपॉर्टेंट फॉर, आपने अपनी क्रॉप लिख देनी है और इसकी ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए।
हमने किसको टारगेट करना है? वो जीन जो उस पैरासाइट की को इंपॉर्टेंट हो। हमने देखा कि ये डॉग हॉकवॉर्म है, इज अ ब्लड फीडिंग नीमाटोड, ये ब्लड के अंदर उसको नीमाटोड है। और ये क्या करता है? अच्छा, इसके जो इंपॉर्टेंट जो जीन्स हैं वो इन्होंने कहा है कि APR1 एस्पार्टिक प्रोटीएस 1, ये जीन है। CP1 है सिस्टीन प्रोटीएस, फिर आ गया मेटालो प्रोटीएस, ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेज। ठीक है, अब ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेज, फर्ज किया हम इस पे काम करना चाहते हैं, ग्लूटाथायोन। अब हम इसको कॉपी करते हैं, हम इसको जाएंगे गूगल स्कॉलर में, यहां पर लिखते हैं नो वाइड एनालिसिस ऑफ दिस इन, इसके ऊपर पेपर ऑलरेडी हुआ हुआ है। तो गूगल स्कॉलर हमें बताएगा बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन एंड पोटेंशियल ऑफ हीम बाइंडिंग ग्लूटाथायोन फ्रॉम द मॉलिक्यूलर कैरेक्टराइजेशन एंड टिश्यू। ये भी कोई जिनोमोवाइड टाइप पेपर नहीं हुआ है कोई, लेकिन अभी सादा सा कैरेक्टराइजेशन हुई है, लेकिन होल जिनोम के ऊपर नहीं हुई। It means we can work on that. It means we can, जी बच्चे, एक बंदा का टॉपिक ये हो सकता है जिनोमाइड एनालिसिस ऑफ ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेज इन, ये आपका रिसर्च का टॉपिक होगा, रिसर्च का। अच्छा, कोशिश, मेरी बात की समझ आई? कोशिश करें कि सारे बंदे एक ही जीन पे काम करें, पैरासाइट डिफरेंट कर दें। कोशिश करें कि सारे ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेज के ऊपर काम कर लें, पैरासाइट डिफरेंट कर लें। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि हम इस जीन के ऊपर फोकस करेंगे और आप अपनी अपनी क्रॉप के ऊपर फोकस करेंगे। साथ में मैं इस जीन के बारे में पढ़ाऊंगा आपको। एक ही जीन के बारे में पहले अच्छे तरीके से जब पढ़ लेंगे तो फ्यूचर में अगर आपने जीन चेंज भी करना हुआ डिफिकल्टी होगा। अब आप सारे लोग ग्लूटाथायोन इस एस ट्रांसफरेज के ऊपर काम करेंगे और किसके अंदर? डिफरेंट पैरासाइट्स के अंदर। अच्छा, ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेज होता क्या है? ये वाला जो है बिग फैमिली मतलब ये तो नहीं हो सकता कि सब में यही मेन रोल है। अच्छा, मैं अभी यही बताता हूँ। अच्छा, एक मिनट, बड़ा अच्छा जीआर का क्वेश्चन है, लेकिन नॉर्मली ये जो ग्लूटाथायोन है ना, ये तमाम दुनिया के ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, इवन प्लांट्स के अंदर भी है, ये एनिमल के अंदर भी है, बैक्टीरिया के अंदर। अच्छा, अब ये क्या अर्थ क्या है ग्लूटाथायोन? आपको पता है कि जब भी हीट पड़ती है, आप हीट में जाते हैं, टेम्परेचर ज्यादा होता है या बहुत कम टेम्परेचर होता है, तो आपकी बॉडी के अंदर एक एक ना, और दूसरी बात, ये झुर्रियां कैसे पड़ती है? अच्छा, झुर्रियां कैसे पड़ती है जब मैं बता दूं, उसकी एक कई वजह हो सकती है। एक वजह ये है जो मैं बताने लगा हूं। आपको पता है कि ऑक्सीजन क्या है? O2। ऑक्सीजन क्या है? मॉलिक्यूल है। आपने एक लफ्ज सुना होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ह्यूमन के अंदर, प्लांट्स के अंदर, एनिमल के अंदर एक प्रोसेस है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है एक दूसरे दूसरे में, दूसरे से। और जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये जो बिजली है, इसके अंदर बिजली किसे कहते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ सेल्स के अंदर भी होती है। ये बिजली हमारे बॉडी के अंदर भी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हम फंक्शन अदा करते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और ऊपर से स्ट्रेस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? स्ट्रेस जब होता है
तो ये जो ऑक्सीजन है ना और ये इलेक्ट्रॉन ये इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर एक चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है? जिसको हम कहते हैं रेडिकल। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रेडिकल। ये रेडिकल जो ऑक्सीजन के ऊपर आता है, ये ऐसा ही है जैसे इस ऑक्सीजन के ऊपर आग लग गई है। क्या हो जाती है? फर्ज किया आपके सर के ऊपर आग लगी हो, तो क्या करेंगे? बुझाएंगे। ऑक्सीजन इस आग को बुझाएगा, लेकिन बुझाएगा इस तरह कि ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी प्रोटीन को दे देगा और उस प्रोटीन की स्ट्रक्चर तबाह हो जाएगी। फर्ज किया आग है, आपसे उठा के दूसरे के ऊपर, तो वो भी तबाह हो जाएगा। इससे क्या होता है कि जब बहुत स्ट्रेस लेते हैं आप लोग, या बहुत गर्मी या सर्दी होती है, जब हर टाइम टेंशन में रहते हैं, तो ये जो रेडिकल्स बनते रहते हैं, और ये रेडिकल्स हमारी प्रोटीन्स, कार्बो, जो हमारी सेल की स्ट्रक्चर है उसको तबाह कर देते हैं, और उसकी वजह से झुर्रियां पड़ जाती है, उसकी वजह से। और इसको कहते हैं ऑक्साइड्स। इसे क्या कहते हैं? ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, इससे जो रेडिकल करने के बाद इसे कहते हैं सुपर ऑक्साइड। इसको क्या कहते हैं? सुपर ऑक्साइड। या इसको ऑक्सीजन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज भी कहते हैं। रॉस पढ़ा होगा क्या कहीं लफ्ज ये पढ़ा होगा, रॉस रिएक्टिव स्पीशीज। स्पीशीज। अच्छा, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये ज्यादा पैदा होगी उसके अंदर सेल डेथ ज्यादा होगी। मेरी बात की समझ आई? और झुर्रियां शुरियां जो भी है ये। अच्छा, अब ये तो हो गई ऑक्साइड्स, इसको रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज भी कहते हैं। ऐसी चीज जो इन रेडिकल्स को खत्म कर दे उसे कहते हैं एंटी ऑक्सीडेंट। एंटी ऑक्सीडेंट उसे क्या कहते हैं? एंटी ऑक्सीडेंट। आपको पता है कि विटामिन ई लगाती क्रीमों के अंदर क्या होता है? अक्सर विटामिन ई होता है जो आप क्रीम श्रीमें लगाती है ना, वो विटामिन ई एंटी है। क्या है? एंटी ऑक्सीडेंट है। वो क्या है? वो क्या करती है? इनमें से रेडिकल्स को दोबारा ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती है, और उनके ऊपर से जो चार्ज है ना, वो अपनी वो सेल को डैमेज नहीं करती, वो चार्ज इलेक्ट्रॉन अपने अंदर अब्सॉर्ब कर देती है। फिर जो तुम मुंह धोते हो तो रेडिकल गायब हो जाते हैं, और आपका चेहरा झुर्रियों से पाक। फायजा ब्यूटी क्रीम है। समझ आ गई आपको? वो कहानी क्या है? ये साइंस है, इसके अंदर साइंस क्या है? वो साइंस है। समझ आ गई? अच्छा, अब ये जो जीन है ग्लूटाथायोन एस्ट्रास्परेस, ये एंटी ऑक्सीडेंट है। ये क्या है? एंटी ऑक्सीडेंट है। किसी भी पैथोजन के ऊपर जब कोई स्ट्रेस आती है, ये उसको उस स्ट्रेस से बचाता है। कैसे? उनके द्वारा स्ट्रेस सिर्फ आप लोगों को नहीं आती, पैरासाइट्स को भी आ सकती है, प्लांट्स को भी आती है। समझ आ गई आपको? अब प्लांट के अंदर ये जो ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफेज है ना, ये एक एंटी ऑक्सीडेंट है। अब ये पैरासाइट को स्ट्रेस से बचाने के लिए एक रोल अदा करती है। अगर ये जीन एक्सप्रेस ना हो पैरासाइट के अंदर, तो स्ट्रेस के दौरान इतने रेडिकल्स बनेंगे, पैरासाइट किल हो जाएगा। पैरासाइट। समझ आ गई आपको? दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टारगेट दिस जीन फॉर ड्रग डेवलपमेंट इन पैरासाइट। नहीं लगी समझ? व्हाई वी विल स्टडी दैट? दिस इज एन इंपॉर्टेंट protein family that help the parasite to cope
और मिटिगेट स्ट्रेस। टू मिटिगेट, समझ आ गई? स्ट्रेस के दौरान होता क्या है, रॉस प्रोड्यूस होती है। अगर रॉस किसी इंसान के अंदर ज्यादा प्रोड्यूस होती है, उसको हम कहेंगे ये टेंशियोमीटर है। लेकिन अगर हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट, हमारी बॉडी भी उसके अगेंस्ट डिफेंस करती है ना। अच्छा, लेकिन अगर हम अच्छी खुराक खाएं, फ्रूट्स और वेजिटेबल खाएं, उसके अंदर नेचुरली बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। विटामिन विटामिन कहते हैं ना, पटवारी वाली का विटामिन विटामिन की कमी सी। ठीक है, आप पटवारन बन गई, पटवारन। अच्छा, आप अगर अच्छे फ्रूट नहीं खाएंगे तो क्या होगा कि आपका ब्रेन डेवलप नहीं होगा, आपके आपके चेहरे के ऊपर झुर्रियां बहुत ज्यादा आ जाएंगी। समझ आ गई? तो अगर अगर आप लोग करीमे ना ना लगाएं, सिर्फ अच्छी खुराक खा लें, तो आपका चेहरा ज्यादा ग्लो करेगा। अच्छा, जब आप क्रीमें लगाते हैं तो अननेचुरल काम करते हैं। नेचर क्या है कि हमारी बॉडी खुद आपकी ग्लो खुद लेकर आए, ये होगा नेचुरल। अननेचुरल क्या है, हम अपनी बॉडी को ट्रेन ही नहीं होने दे रहे हैं। फर्ज किया जैसा बच्चा नहीं होता, मछली पकड़ के खोती देते रहे बच्चे को, तो बच्चा सीख सकेगा कैसे? ऐसे ही है, हम जब ये इस तरह की वो चीजें जब खा लगाते हैं मुंह के ऊपर, तो वो ये होता है कि हमारी बॉडी को हर बार क्रीमें लगानी पड़ती है सोना लगने के लिए। ठीक है, लेकिन हम जैसे लोग हैं जो पानी सिर्फ मुंह ही धोना होता ना, अल्लाह वैसे ग्लो दे देता सानू, क्योंकि हम नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रोड्यूस होते हैं। अल्लाह मियाँ हमें चेहरा, हमें ना ही कोई फायजा ब्यूटी क्रीम की, ना ही ग्लो एंड लेबली, ठीक है, तो उसके लिए किसी की जरूरत नहीं है हमें। इसलिए जो अल्लाह मियाँ ने आपके नेचर के अंदर एक चीजें दी हैं, उसी को स्टडी करें और अच्छी खुराक खाएं। अ हेल्दी बॉडी हैज हेल्दी माइंड। समझ आ गई? अब नेक्स्ट है कि हमने कौन से डेटाबेस में जाना है, और टाइम हो गया। हम ना नेक्स्ट वीक अगर आप मुझे कोई एक्स्ट्रा क्लास दे दें, एक्स्ट्रा, ताकि समझ लेंगे ना, चाहे वो 12 बजे के बाद कर ले। सर हो जाएगी हमारी। ठीक है, चले ठीक हो गया, रमजान से पहले ही कर लेना।